यदि झारखंड को बचाना है तो नौकरी तो बाद में होगा ही, नौकरी को हम सेकेंडरी मानते हैं। भले आप कैसा, आपका अपना ओपिनियन है, हम खेत को प्राइमरी मानते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास अगर नौकरी नहीं रहेगी, जो कि संभव भी नहीं कि हर नौजवान के पास होगी, लेकिन हर नौजवान के पास उसके बाप के नाम से एक बपोती जमीन का टुकड़ा रहेगा। आज वर्तमान सरकार की क्या घोषणा पत्र में है कि जीएम लैंड क्या वो मालगुजारी रसीद कटाएंगे। जीएम लैंड शायद नौजवान नहीं समझते हैं, समझना चाहिए, क्योंकि नौजवान थोड़ा इंस्टाग्राम वाले हो गए, नौजवान थोड़ा फिल्टर वाले हो गए, नौजवान थोड़ा फेसबुक वाले हो गए, इसलिए पता नहीं जीएम लैंड समझते हैं कि नहीं। आप देखिए चूल पका हुआ दादाजी लोग जीएम लैंड समझते हैं। जीएम लैंड यानी हमारे बपोती जमीन। जीएम लैंड देखिए, यही से सवाल सुनिए, अभी तक रसीद नहीं कटा रहा है, सरकार का यह घोषणा था। उससे नुकसान क्या है सुनिए। पहला बात, जीएम लैंड किसी सरकार की नहीं है। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी जमीन किसी सरकार का नहीं है, कोई जमीन किसी सरकार का नहीं है। पता है क्यों? सरकार बना है 15 अगस्त 1947 को, और ये जमीन हमारे पास कब से है? अरे हमको तो लगता है किसी किसी का बाप का जन्म 1947 में है, हमारा कई गो पीढ़ी से पहले से जमीन हमारा है, तो ये जमीन हमारी है। इसलिए अगर हम लोग विधानसभा में आते हैं तो सबसे पहले जो जीएम लैंड है उसकी रसीद एकदम पुख्ता काटी जाएगी, उसकी रसीद किसानों के फेवर में काटी जाएगी। सबसे पहले अगर झारखंड को बचाना है तो यहाँ की जमीन को बचाइए। अगर जमीन ही नहीं रहेगी और कहीं के लोग अगर यहाँ बसेंगे, अपने साथ अपनी भाषा को लेके आएंगे, अपनी परंपरा को लेके आएंगे। आज देखिए असुरी जनजाति, हमारे पास जो ट्राइब की लिस्ट है उसमें एक 8 लिस्ट है जिसमें प्रिमिटिव ट्राइब आते हैं, जिसमें असुरी जनजाति आती है। क्या आपको मालूम है असुर लोग अभी कहाँ है, कितनी संख्या में है, उनकी भाषा कहाँ है? नहीं, खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे दूसरे राज्यों के लोग हमारे बीच आएंगे, नो डाउट मानसिक रूप से, हर स्तर से, बौद्धिक रूप से वो हमसे आधुनिकता के मामले में अच्छे हैं, हमसे अच्छा जीवन यापन करते हैं, तो उनके प्रेशर में, उनके दबाव में फाइनली दौर ऐसा आएगा कि हमारे लोग अपनी भाषा संस्कृति को खोते चले जाएंगे। हमारे लोग अपनी भाषा संस्कृति, अपनी परंपरा को, अपनी पहचान को खोते चले जाएंगे। इसीलिए यदि झारखंड को बचाना है तो सबसे पहले झारखंड यानी जंगल और दूसरा जमीन। झारखंड में वही लिखा है, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। अगर जमीन के टुकड़े को आप बचा लेते हैं तो झारखंड ऐसे बच जाएगा। कहेगी झारखंड की मैक्सिमम जमीन सीएनटी में आती है, झारखंड की मैक्सिमम जमीन एसपीटी में आती है। अगर बाय हुए संविधान का दायरा में भी रह के अगर 10% लोग जेपीएससी में चले आते हैं, 10% लोग किसी बहाली में चले आते हैं, तो भैया उनको नौकरी तो भले झारखंड में करेंगे, लेकिन भाड़ेदार बनकर हमारे भाड़े के घर में रहना होगा। समझिए बात। भले वो कोई सरकारी नौकरी करे, वीडियो बन के आए, सीओ बन के आए, या डीओ बन के आए, या डीएसपी बन के आए, लेकिन सीएनटी जमीन है, और सीएनटी जमीन यानी आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीदेगा, एससी का जमीन गैर एससी नहीं खरीदेगा, महतो का जमीन गैर महतो नहीं खरीदेगा, जो भी सीएनटी में आते हैं, मुंडा का जमीन गैर मुंडा नहीं खरीदेगा। तो सीएनटी का मतलब ये है कि आपकी जमीन को बचाना। और स्पष्ट कहेंगे क्योंकि ये बिरसा बाबा और विशेषकर उनकी धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, तो हम एक लाइन कहेंगे, बिरसा मुंडा की शहादत के बाद इस राज्य को क्या मिला? बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की शहादत के बाद इस राज्य को क्या मिला? देवंती जी आप ही बताइए, एक लाइन में बताइए कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे उनकी शहादत 1900 में हुई, पूरी 1900 में ना, जैसे उनकी शहादत 1900 में हुई, इस राज्य को क्या मिला? इस राज्य को मिला सीएनटी कानून। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत के कारण इस राज्य को सीएनटी कानून मिला, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया कि बिरसा मुंडा क्यों लड़े। न बिरसा मुंडा लड़े दीकू के खिलाफ, बिरसा मुंडा लड़े यहाँ के जो लोग हैं आदिवासी मूलवासी, उनकी जमीनों को बचाने के लिए, उन जमीनों पे लगान ना देने के लिए। वो जमीन अंग्रेजों को नहीं देंगे, उस पे लगान नहीं देंगे, वो जमीन उनकी है, इसीलिए कानून बना सीएनटी। अब एक बात है, यदि आप भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं तो हेमंत सोरेन को नहीं मानते। नहीं, हम तर्क दे रहे हैं भैया, हमें से आप ताली मत पीटिए, हम तर्क दे रहे हैं। विशेष हम आदिवासी समाज से कहेंगे, यदि बिरसा मुंडा आपका आदर्श है
तो हेमंत सोरेन आदर्श नहीं। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि बिरसा मुंडा यानी सीएनटी कानून, अगर भगवान बिरसा मुंडा की शहादत नहीं होती तो सीएनटी कानून नहीं बनता। लेकिन बिरसा मुंडा को समझना है तो सीएनटी कानून को समझिए। तो सीएनटी कानून में क्या कहता है कि आदिवासी, मैं आदिवासी पे ही बात करता हूँ कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा, एक आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा, लेकिन उसी थाना में, चलिए उस समय थाना तब जिला बन गया है, या फिर हम प्रखंड मान लेते हैं, चलिए हम ऐसे कानून में क्या है नहीं मालूम है, हम सपोज जब जिला ही मान लेते हैं कि एक आदिवासी का जमीन उसी जिला उसी प्रखंड के एक आदिवासी को खरीदना है। तो हेमंत सोरेन तो रामगढ़ जिला के थे, दुमका में काहे खरीदे? तर्क से बात कीजिए, ऐसे हवाई बात नहीं करेंगे। ये इसका मतलब वो बिरसा भगवान खुद नहीं मानते हैं। हेमंत सोरेन खुद देखिए, माला चढ़ाने से बिरसा भगवान की आप अनुयायी नहीं हो गए। अगर हेमंत सोरेन जी ने बिरसा भगवान पे माला चढ़ा दिया तो उसके अनुयायी नहीं हुए। वो चाहते क्या थे? वो उनके मरने के बाद जो कानून बना, क्या उस कानून को हेमंत सोरेन मानते हैं? मेरा एक ही सवाल, बिरसा भगवान के मरने के बाद एक कानून बना, उस कानून का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी है। वो कानून तैयार होना स्टार्ट हुआ 1902 में और फाइनल हुआ नवंबर का महीना 1908 में। ये कानून बना बिरसा भगवान की शहादत के बाद। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री उस कानून को मानते हैं? जी नहीं, धज्जियां उड़ाते हैं। उस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। उनका जमीन रांची में, उनका जमीन रामगढ़ में, उनका जमीन बोकारो में, उनका जमीन धनबाद में, उनका जमीन दुमका में, 5 जिला में हम जानते हैं, बाकी आप जानिए, बाकी आप जानिए, बाकी भैया आप जानिए। देखिए, आज लोगों को हमसे हालत इसलिए खराब है कि हम सरल शब्दों में लोगों को बहुत गहरी गहरी और रहस्यमयी बातों को समझा देते हैं। जो बातें उलझी हैं उन बातों को सुलझाते हैं। इसीलिए आज हमें लोग जानते हैं कि ये लड़का लीडर तो है ही, साथ में टीचर का काम करता है, और समाज में अब लीडर पैदा होने दीजिए, टीचर पैदा मत होने दीजिए। इसीलिए लोग इतना केस करता है हम लोग। एक सिंपल सा बात है, हेमंत सोरेन आदरणीय मुख्यमंत्री बड़े भाई उनको बोल रहे हैं बिल्कुल बिरसा भगवान के सिद्धांतों को नहीं मानते। अगर मानते हैं तो चलिए आपसे कहेंगे, आपने जी वैसे भी आदिवासी का ही जमीन खरीदा, अभी कितना करोड़ों का था, बोकारो वाला तो पेपर भी देख लीजिए, कटिंग 20 करोड़ का जा रहा है अनुमान। आप उस आदिवासी परिवार का जमीन वापस कीजिए, हम मानेंगे आप आदिवासी हितैषी भी हैं और आप बिरसा भगवान को मानने वाले भी हैं। तो इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो देखिए, मेरा जो दिल कहता है, हम भी चूंकि किसान का बेटा है, हमारा कौम भी जो कुर्मी का अर्थ आता है कोड़ना, कोड़ना यानी मिट्टी कोड़ना, तो हमको भी लगता है चाहे आदिवासी की समस्या है, चाहे गैर आदिवासी रहे, मूलवासी रहे या ओबीसी रहे, किसी की रहे, पहली समस्या जमीन की है। आज हमारी जमीनों को जबरन कब्जा किया जा रहा है, आज जबरन हमारी जमीनों पर फैक्ट्री लगाई जा रही है, आज जबरन हमारी जमीनों पर सड़क पार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन कानूनों को सुधार करेंगे। अगर जमीन रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म में वो कटोरी लेके क्या बोलते हैं, गुलगुलिया, हालांकि माफी चाहते हैं शब्द के लिए, लेकिन जो सच्चाई है कहते हैं, वो गुलगुलिया कोई बंजारा बोलता है, वही हमारा और आपका जीवन होगा। क्योंकि गुलगुलिया कोई नदी के किनारे पैदा नहीं हुए हैं, गुलगुलिया आकाश से टपके हुए लोग नहीं है, ना ही धरती को चीर के आए हैं, किसी और नर और नारी ने उनको जन्म दिया, और वो नर नारी उसका भी कहीं खेत खलिहान होगा, उसका भी कहीं बाग बगीचा होगा, लेकिन आज उसके पास नहीं है। शायद इसी प्रकार जैसा आज हमारे साथ हो रहा है उसके साथ 100 साल पहले हुआ होगा। आज जिनको हम बंजारा कहते हैं, आज जिनको हम गुलगुलिया कहते हैं, आज जिनके पास मैंने सर ढकने के लिए छत नहीं है, जिनके पास कदम रखने के लिए एक बित्ता जमीन नहीं है, वो हमेशा ऐसे नहीं थे, वो हमेशा ऐसे नहीं थे। उनके पास भी इसी दुनिया में, इसी जहान में, किसी कोने में जरूर एक जमीन का टुकड़ा होगा, जहां उनके पूर्वजों का आशियाना होगा, जहां की सुबह और शाम वो अपने परिवार के साथ जीते होंगे, खाते होंगे, एक साथ रहते होंगे, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं। चले जाइए रांची का रेलवे स्टेशन, चले जाइए धनबाद का रेलवे स्टेशन, चले जाइए कोई भी रेलवे स्टेशन, आपको मिलेंगे वो लोग। तो हम नहीं चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की दशा ये हो। इसलिए अगर हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ के जो जमीन कानून है मजबूती से लागू करेंगे, उनको और प्रभावी बनाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों, भोले भाले लोगों की जमीन कोई हड़प ना। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है नौजवान। आज अगर नौजवानों की बात करें तो उनमें निराशा,
आज अगर नौजवानों की बात करें तो 10 साल एक कोचिंग संस्थान को समर्पित करते हैं। आज वो 10 साल 15 साल तैयारी करते हैं। कोई धनबाद में, कोई हजारीबाग में, कोई रांची में, कोई जमशेदपुर में। किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, चश्मा चढ़ाना पड़ता है, किसी का पेट बाहर आ जाता है। देखिए शब्द थोड़ा थोड़ा आ गया, किसी का पेट बाहर आ जाता है। देखिए किसी के बाल आधा घुस गए हैं, उड़ गए हैं, चेक कर लीजिए। किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन इंतजार में रहते हैं कि एक परीक्षा। अगर परीक्षा को लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बाल नहीं भी रहेंगे, पेट फूल भी जाए, मोटा भी जाए, लेकिन घर परिवार चले। एक नौजवान को सबसे ज्यादा चिंता अपने स्वस्थ शरीर की होती है, लेकिन अपने स्वस्थ शरीर को हम लोग गला देते हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एक 18 से 25 साल के लड़के को पूछा जाए कि पहली प्राथमिकता क्या है, वो कहेगा मेरा शरीर। एक 18 साल से 25 साल के लड़के या लड़की से पूछा जाए कि तुम सबसे पहले क्या चाहते हो, अपना शरीर को चाहेगा कि हम फिट रहें, सुंदर रहें, अच्छा रहें, बलशाली रहें। लेकिन आज वही उम्र हम लोग खपा देते हैं। कहाँ? हजारीबाग के कोचिंग में। वही उम्र हम लोग खपा देते हैं। कहाँ? जमशेदपुर में। वही उम्र हम लोग खपा देते हैं। कहाँ? धनबाद में। और परिणाम क्या होता है? 7-8 साल बाद परीक्षा आती है। परीक्षा का नाम लेते हैं सीजीएल जेएसएससी। 28 जनवरी 2024 को हम लोग वो एडमिट कार्ड हाथ में लेके एग्जाम देने जाते हैं। रांची की बहन जमशेदपुर जाती है, जमशेदपुर वाली दीदी गढ़वा जाती है, और 2 घंटा बाद पता चलता है, घर आते आते रास्ते में पता चलता है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ है। चलिए पेपर लीक हुआ था, उससे तो समझ सकते हैं कि दोबारा पेपर ले सकते हैं, दोबारा एग्जाम होगा। लेकिन पेपर लीक 27 लाख में हुआ था। पेपर लीक हुआ था तो हम समझ रहे हैं। अरे आप तो छोड़िए, आप लोग तो किसान हैं। यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले हम पुलिस वाले भैया लोग को देख रहे हैं। पुलिस वाली दीदी बैठी है, इन्हीं से पूछिए क्या अपने बेटा या बेटी के लिए 27 लाख में कोई पेपर खरीद पाएंगे? इन्हीं से पूछिए, सरकारी नौकरी करते हैं हम, और अपनी बात नहीं करते। हम तो गरीब किसान के लोग हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वाले, नहीं करने से भी इनकी तनख्वाह ठीक ठाक जैसे भी है। क्या ये लोग अपने बच्चों के लिए 27 लाख में पेपर खरीदेंगे? पेपर लीक हो उसका दुख नहीं है, चलिए 15 दिन बाद फिर पेपर ले लेंगे। चलिए सरकार, हम लोग सड़क पे आएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे, तो सरकार 15 दिन के बाद फिर परीक्षा ले लेगी। लेकिन 27 लाख में पेपर बेचा गया था। कौन से हमारी माए बहनें हैं, कौन से हमारे गार्जियन है जो 27 लाख में अपनी बेटी के लिए एक चपरासी का नौकरी खरीद के लाते? ये सवाल है। कौन सी हमारी दीदी है जो 27 लाख रुपया खर्चा करके अपने बेटे को एक दरोगा बनाएंगे? है हिम्मत क्या? इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो इस राज्य में नियमित परीक्षा होगा। नियमित मतलब अभी जेपीएससी की बात करें, राज्य की सबसे बड़ी नौकरी की परीक्षा, साल कितना? 24। जेपीएससी कितना हुआ? ये जो हो रहा है अभी कितना? अरे काहे 11, हम 8 बोलेंगे, एक बार में 4 को काहे मानेंगे? मतलब 6 के बाद 7, 8, 9, 10 आप बोल दिए दिन को। वो कहते हैं ना कि राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, जनता ने भी कहा रात है, जबकि सुबह सुबह की बात है। तो आपने कह दिया 11 जेपीएससी मान लेंगे। क्यों मानेंगे? 6 जेपीएससी, 7, 8, 9, 10, 4 बार में आप एक जेपीएससी लिए हैं, एक टर्म में 4 को, अभी 252 सीट है। क्यों मानेंगे? 1200 सीट देते हम मानते हैं, 1200 सीट देते हम मानते हैं। इसीलिए 7 और ये 8 जेपीएससी, साल कितना? 24, यानी एक साल में एक जेपीएससी होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? जेपीएससी का मतलब क्या है? पढ़े लिखे नौजवान बताएं। एक साल में एक जेपीएससी। इसलिए ये तो तय रहेगा कि परीक्षा नियमित होगी और फ्री और फेयर होगी, कदाचार से मुक्त होगी, और जो लोग कदाचार में पकड़े जाएंगे, टांग ऊपर, टांग ऊपर। अभी थोड़ा नया नया नियम कानून आया, शब्द का थोड़ा टांग ऊपर जी पाबंदी है। जो लोग पकड़े जाएंगे वो कितना बड़ा वीआईपी काहे ना रहे, गजार में फेंक देंगे। और आज आपको फिर से कहेंगे, अगर झारखंड को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो हम नहीं कह रहे हमारे लड़कों, आप जिसको भी एमपी एमएलए सीएम बनाइए वो रिस्की होना चाहिए, रिस्की होना चाहिए। अगर वो रिस्की नहीं होगा, अगर उसमें अपने परिवार की चिंता होगी, जान का डर होगा, तो लिख के बोलते झारखंड नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा भैया। एचईसी का कब्जा है, टाटा का कब्जा है, चांडी
पैसेंजर 60 साल पुराना विषय है, हिंडाल्को में 50-60 साल पुराना विषय है, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल। अरे भाई आप सीधा उंगली से घी निकलेगा। यहाँ ऐसा सीएम चाहिए जिसके पास कलेजे नहीं कलेजा हो। लिख के बोल रहे हैं, लिख के बोल रहे हैं। आप कैसे उनसे लड़ेंगे भाई जो कई वर्षों से हम पे शोषण कर रहे हैं? अब उन उद्योग घरानों से लड़ लेंगे? कहां लड़ पाए आप बताइए तो। रामगढ़ में बूढ़ा काप में एक बच्चे का कैंसर से मौत हो जाता है, अभी भी कंपनी चल रही है। काहे कंपनी चल रही है? न वहां के जो नेता है, कंपनी का जो नाती है मालिक का, उसको केक खिलाने जाता है। नहीं बदलेगा। यदि आपको लगता है हम लोग भी बिल्कुल, हम लोग तभी बदलेंगे जब हम लोग में यह हिम्मत होगा कि तुम गोली चला लो लेकिन झारखंड की नीति बनाने से समझौता नहीं करेंगे। नहीं बदलेगा भैया, खासकर झारखंड को सीधा रास्ते से। ये जो कानून 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 नहीं बदल पाएंगे। इसके लिए थोड़ा होना चाहिए बोल्ड लीडर, जो थोड़ा अगर पट्टा पट्टी कभी नौबत है तो पटक दे। अरे बीसीसीएल आज का कब्जा है, क्या आपको क्या मालूम है? कुछ बता देते हैं। 1975 में 375 आदमी मर गया दब के। 1964 में 268 को कोयला के खदान के नीचे दब के मर गया। 2006 में बागमारा में 50 आदमी मजदूर नीचे दब के मर गया। उस बीसीसीएल से लड़ लेंगे? अरे आपका एक और 300 आदमी दब के वहां मर जाता है, कोई सुनाने वाला नहीं भैया। अब उससे लड़ लेंगे? मजाक लगता है आपको? पूरा चैन को कब्जा करके रखा है। ठीक है, पूजा सिंघल को आपने अरेस्ट कर लिया, उसका हॉस्पिटल तभी भी खड़ा है। पूजा सिंघल को आपने अरेस्ट कर लिया, हॉस्पिटल तभी भी खड़ा है। क्या कमा लिए? क्या कमा लिए? नहीं होगा, स्पष्ट कहेंगे। और हम भी बार बार यही बोले हैं, अगर हमारी पार्टी से कोई विधायक बनने आए हैं तो भैया कलेजा लेके आइएगा, कलेजी है तो मत लड़िए। नहीं होगा, सीधे रास्ते से झारखंड में पॉलिटिक्स नहीं होगा। वही होगा, फिर हम जीतेंगे, 2 गो गार्ड आगे रहेगा, 2 गो पीछे रहेगा, वही चलेगा जैसा चल रहा है। 4 गो फार्म हाउस रहेगा, 1 गो घरवाली रहेगी, 2 गो बाहर वाली रहेगी, इससे जगह नहीं बदलेगा। लिख के बोल दे रहे हैं, अगर कलेजा है तो ही बदलेगा। और विश्वास कीजिए हम लोग बदलेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। चंद्रपुरा में प्लांट है, सिटीपीएस उसका नाम है। वहां एक प्लांट आया, नया कंपनी आया, रैयत लोग डिमांड किया कि जमीन हमारा बाप दादा दिया है, नौकरी हमको चाहिए। आपको भी मालूम है अगर कंपनी और ग्रामीण के बीच झगड़ा होता है तो पहले क्या होता है? 353 का केस होता है, सबको मालूम है। यदि झारखंड के लोग जमीन के बदले नौकरी मांगे तो पहले पुलिस जाती है और 353 का केस होता है। वहां भी यही हुआ, लेकिन वहां एक काम नया हुआ। क्या हुआ पता है? मैनेजर ने कहा कि ठीक है 21 लड़कों पे केस किए हैं, अभी केस को होल्ड कीजिए, 4 तारीख को वोट का रिजल्ट आएगा। अगर जयराम मातो एमपी बन गया तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बवाल कर देगा। ये फेक नहीं है, पता कर लीजिएगा। चंद्रपुरा का प्लांट सामने बोकारो जिला में पड़ता है। और जैसे ही हम 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव में हमारी हार हुई, केस 5 तारीख को तेलुघाट ट्रांसफर हो गया। बदलने आए हैं, मौका तो दीजिए ना। चुनाव लड़े थे तो हालत खराब था कि नहीं अभी केस मत बढ़ाइए, जयराम मातो जीत गया तो पता नहीं क्या करेगा। रामगढ़ में 2 गो फैक्ट्री है, बोलिएगा तो मजदूर लोग को लाके और आपके सामने भाषण भी दिला देंगे। उनको बोला कि आप जाइए गिरिडीह लोकसभा, जबकि उन्होंने कहा कि नहीं सर हम लोग हजारीबाग लोकसभा के हैं, हमारा वोट भी हो गया है, क्योंकि हजारीबाग में 20 तारीख को वोटिंग था। हमारे नेता संजय जी भी आए हैं। उनको कहा कि नहीं आप गिरिडीह जाइए, गिरिडीह में आपके रिश्तेदार हैं, उनके घर रात रहिए और सुबह बोल के आइए कि जयराम मातो को वोट नहीं देना है, नहीं तो नौकरी में नहीं रखेंगे। कंपनी वाला लोग बोला काहे मालूम है न, उनको भी मालूम है कि जीतेगा गिरिडीह से, लेकिन हुड़का जब हजारीबाग में भी आगे कर सकता है, ये जिक्र रखता है। तो देखिए स्पष्ट कहेंगे ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम से ना राज बदलेगा ना राज की तकदीर बदलेगी। इस सिस्टम में जब तक निर्मल जैसे नेता नहीं आएंगे, इस राज को नहीं बदल सकते हैं आप, नहीं बदल सकते। अब वो आपको तय करना है, वो आपको तय करना है, ये राज्य आपका है। हमने अपने 2 साल का एक्सपीरियंस आपको कहा, बकायदा हमने कोयलांचल और कोल्हान में क्या काम मालूम है? हमने कोयलांचल और कोल्हान में तो वोट देने का बात ही नहीं किया। हम बोले नहीं हम लोग यहाँ तो विधायक सांसद बनने का बात ही नहीं करेंगे। हमने कोल्हान और कोल्हांचल में एक ही लाइन कहा
कि आप हम दो हमारे दो नहीं, तीसरे बच्चे को पैदा कीजिए। एगो को डॉक्टर बनाइए, एगो को वकील बनाइए, लेकिन तीसरा को बिरसा और निर्मल की तरह तैयार कीजिए, नहीं तो आने वाला दिन कोई अपनी नहीं सुनेगा। ये बात हमने क्यों कहा मालूम है? आप भी कहेंगे पढ़ा लिखा लड़का वैसा बोलते हैं। हमने ये बात तब कहा जब धनबाद जिला के पूर्व डीसी ने, डीसी यानी जिला का सर्वोच्च पदाधिकारी, उसने क्या कहा मालूम है? कालीचरण महतो नाम का एक आदमी जो भोली गांव का रहने वाला है, उसका जमीन जबरदस्ती कोई कब्जा कर रहा था। वो शिकायत लेके गया डीसी के जनता दरबार में। बताइए डीसी का क्या भर्सन था मालूम है? सुन के आप चौंक जाएंगे। डीसी ने कहा अरे तुम लोग का तो बहुत जमीन है, 2-4 एकड़ कोई ले लिया तो क्या हुआ? डीसी का बाप का जमीन था भाई। तब हमने मजबूरी में कहा कि कोयलंचल वालों, कोल्हान वालों, जब डीसी आपकी नहीं सुन रहा है, एसपी आपकी नहीं सुन रहा है, एलआरडीसी आपकी सुन नहीं रहा है, तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा आपको? इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपना बचाव, तो एगो बेटा या बेटी एक्स्ट्रा पैदा कीजिए। उसके नाम का राशन कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का वोटर कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का एडमिट कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का आधार कार्ड नहीं होगा, वो निर्मल के रास्ते पर चलेगा। हो सके आपको सुनने में मजाक लगता हो, लेकिन आप ही बताइए ना दीदी, डीसी ने बोला कि हम नहीं मदद कर पाएंगे, जमीन उसका छीन लिया, डीसी मदद नहीं कर पाया, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, जो भी बोलिए, एक जिला का सर्वे सर्वा मदद नहीं कर पाया, तो कौन आपकी मदद करेगा? बीडीओ सीओ का हैसियत है भाई। एक डीसी आपकी मदद नहीं कर पाया, ये जीता जागता उदाहरण, कुछ महीनों का उदाहरण दे रहे हैं, तो सोचिए सालों से कितना हमारा कत्ल हुआ, सालों से हमारे साथ कितना बेईमानी हुआ, एक डीसी हमारी मदद नहीं कर पाया। तब हमने ये बयान दिया कि तीसरे बच्चे को जन्म दीजिए, एगो को डॉक्टर वकील जो बनाना है बनाइए, इंजीनियर बनाना है बनाइए, लेकिन एगो को तो भाई निर्मल महतो के रास्ते पे चलने दीजिए। कहा कि इंजीनियर बेटा क्या बोलेगा मालूम है? कि ये माँ काहे लफड़ा में है, चलिए कलकत्ता में फ्लैट लेके रहे, छोड़ दीजिए लफड़ा। लफड़ा नहीं है, वो आपके बाप दादा की संपत्ति है। इस मिट्टी से आपका इतिहास जुड़ा है, इस मिट्टी में आपके बाप दादा का पसीना टपका है, खून टपका है, और आप एक परेशानी में क्या कह रहे हैं? चलिए कलकत्ता में रह लेंगे, बेंगलुरु में नौकरी करते हैं वहीं रह लेंगे, काहे परेशानी? इसीलिए हमने कहा कि इंजीनियर बेटा हम मानते हैं बेचारा पढ़ा लिखा है, वो नहीं लड़ पाएगा इनसे, इसीलिए हमने मजबूरी में ये लाइन कहा। आज भी कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 1000 बार कहेंगे कि हम दो हमारे दो नहीं, एगो एक्स्ट्रा जन्म दीजिए और उसको निर्मल और बिरसा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अगर डाउट है तो रांची उठ के देख लीजिए, जाइए उस पहाड़ में चढ़िए, रांची का दृश्य देखिए। रांची में 4000 आदिवासियों की हत्या खाली जमीन विवाद में हुआ है तो 3 एसपी है, एसएसपी है, सिटी एसपी है, ग्रामीण एसपी, क्या उखाड़ लिया? एगो डीसी भी था छवि रंजन, नोट छाप के चला गया, कौन मदद करेगा? हम साफ कहते हैं, हमको डर नहीं लगता। डीसी छवि रंजन नोट छाप के आदिवासी का जमीन बेच के चला गया, क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिए? बताइए, हम साफ कहेंगे, मरना एक दिन सबको है। हम सांसद विधायक बनने नहीं है, अगर आते तो हम अभी सांसद भवन में होते, हमको भी एगो मिल जाता सरकारी आवास दिल्ली में, मिल जाता। वो मेन रोड है। बताइए, छवि रंजन एक डीसी, 4000 लोगों की हत्या खाली जमीन विवाद में रांची में हुआ है। एक कोर्ट का भी गठन हुआ, पेशार कोर्ट की क्या बोलते हैं, स्पेशल उन मामलों को निपटाने के लिए, पता नहीं अब क्या हुआ नहीं हुआ। तो किससे आप मदद की गुहार लगा रहे हैं? कि कौन आपकी मदद करेगा? बताइए, कौन आपकी मदद करेगा? अरे भाई डीसी छवि रंजन डीसी थे, पूजा सिंघल आईएएस थी, अरे वो आपको लूटने के लिए यहाँ आई है, तो किससे मदद की अपेक्षा रख रहे हैं? या तो दो ही रास्ता है, विधानसभा के भीतर अच्छे लड़कों को भेजिए जो फुलाती है, जो बहादुर है, या तो निर्मल बनिए या तो बिरसा बनिए, कोई रास्ता नहीं। अगर आपको रास्ता दिखे तो बताइएगा, अगर आपको रास्ता दिखे तो हमको भी बताइएगा। मजबूरी में एक पीएचडी करने वाला छात्र मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश से हम फर्स्ट क्लास पास किए हैं, लेकिन आज हम ऐसा बात बोलते हैं तो लोग बोलते हैं तुम 20 उगल रहे हो। भैया मजबूरी है। 2 साल पहले हम लोग भी क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, 2 साल पहले हम लोग भी क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, मेला घूमने जाते थे, दोस्तों संग मूवी देखने जाते थे। ये 2 साल झारखंड को देखने के बाद हम कह रहे हैं, कौन बचाएगा? आप ही बता दो। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं तो एक उदाहरण देते हैं।
क्योंकि अतिक्रमण पे बात आती है। हरमू नदी इधर कहीं है रांची में, अतिक्रमण हुआ है। हाँ, हेमंत सोरेन भी अपने योगी के स्टाइल में बुलडोजर चलाने का आदेश दिए। बुलडोजर चलना स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन बुलडोजर चलते चलते रुक गया। क्यों रुका पता है? वो आलमगीर आलम का आवाज था वो, जो अभी देश में। तो कैसे इनसे अपेक्षा करेंगे जो लोग हमारी रक्षा की जिम्मेदारी लेके हमें वहीं लूट रहे हैं, तो हम किस पे विश्वास करें? इसलिए आज आपसे करवत प्रार्थना है, और फिर से वही सवाल है कि यदि झारखंड राज्य का उद्देश्य, झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य अगर पूरा हो गया तो बोल दीजिए इस भीड़ में से हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है, ऊपर से बहुत रिस्क है, जान का खतरा है। आप बोल दीजिए कि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो गया है क्या? हो गया है? हुआ है? तो क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए ना भाई? अगर उद्देश्य पूरा हो गया तो लोग क्यों टांग अड़ाएंगे? जो चला रहे चलने दीजिए। लेकिन अगर उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव जीतेंगे भी, और उनको तो गाड़ेंगे तो झारखंड को लूटने के लिए आए। और एक बात स्पष्ट कहेंगे, ये जो बाहर भीतर का जो टर्म यूज करते हैं, आप आइए धनबाद, 3 बार सांसद कॉमरेड AK राय बने। आज धनबाद के कोई गांव नहीं है जहां उनको पूजा नहीं जाता। वो हमारे राज्य के नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व इस राज्य के लिए निछावर कर दिया। तो भैया जो इस राज्य के लिए निछावर करेगा उसको हम लोग भगवान बना के रखेंगे, लेकिन हम लूटेगा वो DC छवि रंजन ही क्यों ना रहे, थोड़ी मानेंगे। इसलिए आप सभी से हमारी अभिलाषा कि इस बार का विधानसभा का चुनाव, अब तो हंडियन से तो विशेष का बात दीदी साहब, क्योंकि लोकसभा में हमने क्या कैंडिडेट हलाना है, तो विधानसभा में गुस्सा झाड़ दिखा, दम लगाए के धमक दीदी के देखिए, क्योंकि लोकसभा में हमने कैंडिडेट है ना, हम लोग खूंटी लोकसभा है ना भाई, तो खूंटी में हम लोग कैंडिडेट तो दिए नहीं थे, तो विधानसभा में निराश मत कीजिएगा, विधानसभा में निराश मत कीजिएगा। ये आज तमाम विधानसभा से हम ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा में कैंडिडेट नहीं रहा, हम लोग प्रत्याशी खोजे, प्रत्याशी को बोलने भी तो तैयार नहीं हुए, लेकिन उम्मीद करते हैं चलिए लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है, विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें आपका आशीर्वाद मिले। और एक बात स्पष्ट है, चुनाव जीतना हारना अलग बात है, जीत गए तो सदन के भीतर से आपकी बात करेंगे, और नहीं जीत पाए तो सड़क में बैठकर, धरने में बैठकर वहां भी आपकी ही बात करते हुए दिखेंगे। आपसे हमारा नाता है वो नाता रहेगा, आपसे जो हमारा नाता है वो नाता रहेगा, वो किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। हम आपके लिए आए हैं, जनता जनार्दन के लिए आए हैं, हम लोग खड़े हैं। खैर देवेंद्र राज तो बता दें कि अपना बाल नहीं काटेंगे। ऐसे बहुत सारे नौजवान जिन्होंने बहुत किस्मों का मैंने बचत लिया है। रिजवान जी भी अपना बचत बता दिए, तो हम लोग शौक नहीं है कि विधायक बन के निकल जाए, सांसद बन के निकल जाए, ख्वाहिश यही है कि इस राज्य के लोगों का संरक्षण। आज जिस राज्य के लोग, चाहे हमारी नौकरियों की बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात कीजिए, आप बुंडू अनुमंडल अस्पताल की देवेंद्र दा बात कर रहे हैं, अरे आप रांची नहीं, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बात कीजिए ना। रिम्स को लेकर कुछ दिन पहले हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट था कि यदि रिम्स इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो बंद कर दीजिए व्यवस्था। यानी इस राज्य के सबसे बड़े अस्पताल को हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है। तो भाई सरकार कर क्या रही है? अपना परिवार का अस्तित्व बढ़ा रही है। और वास्तव में इस राज्य में नियोजन नीति है, आपको मालूम नहीं है क्या? इस राज्य में नियोजन नीति है, लेकिन नेताओं के लिए, जनता की नियोजन नीति बनाने के लिए हम लोग सदन में जाना चाहते हैं। नियोजन नीति है नेताओं के लिए, कैसे से रांची के कोई क्या थे पूर्व सांसद, ना वो रामलाल जी नहीं, और वो जो कांग्रेस
उनकी बेटिया का क्या कारनामा है भाई? अगर बेटिया चुनाव लड़ गए तो नेता के तो है ही हो कि नेता के लिए नियोजन नीति है। बाप तो रहे कि हमें बेटिया टिकट लेके आ गए। इधर आजसू के नेता है रामगढ़ वाले मूसा जी गिरिडीह से सांसद, मौसी रामगढ़ से विधायक। इधर आइए दादा का बात करते हेमंत दादा, हिंदे मुख्यमंत्री, भौजी कल्पना गांधी से विधायक, बसंत भाई अमर दुमका से विधायक। तो नेताओं के लिए नीति है, हमें नीति नौजवानों के लिए चाहिए। और एक बात, आज जैसा हम लोग क्रांतिकारी सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं, यदि हम लोग सफल नहीं होते हैं तो शायद कोई इस राज्य में नया करने का मौका, नया करने के बारे सोचेगा नहीं। हम लोग नया क्या किया आपको देख लिए। आप बार बार कहते हैं कि एक चपरासी बनने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए। हम लोग भी जारी किए हैं कि हमारी पार्टी से वही प्रत्याशी बनेगा, उनपे क्राइटेरिया दिए हैं। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे, जो नहीं पढ़े लिखे नहीं बनेंगे, लेकिन कम, मैक्सिमम वही रहेगा। अभी यही उदाहरण देते हैं, आपके बीच हमारे 3 प्रत्याशी, हम गिरिडीह वाले हैं, आपके रांची से देवेंद्र दा है, हजारीबाग से संजय मेहता है। क्या क्वालिफिकेशन है? एपियरिंग पीएचडी। देवेंद्र नाथ महतो एपियरिंग पीएचडी, संजय मेहता एमए प्लस एलएलबी। तो अगर एक नई क्रांतिकारी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, आपका खुद डिमांड रहता है कि चपरासी बनने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो गुस्सा फेसबुक में दिखाइए, फिर गुस्सा फेसबुक में दिखाइए। हम तो आपके मन मुताबिक जैसा युवा चाहती है, हम तो ऐसा लेके आए हैं। हमने यहाँ तक प्रत्याशी के लिए इंटरव्यू भी रखा है, ऐसा इतिहास में तो बताइए। हमारे पार्टी से जो भी प्रत्याशी बनेगा उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। तो अगर हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नो डाउट अगर हमारा मनोबल कैसे उठेगा। इसलिए हम लोग क्रांतिकारी बदलाव करने इस राज्य में जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिले। और विशेषकर दीदी लोग आपसे कहेंगे, दीदी लोग आपसे भी कहेंगे कि अपनी अगर नो डाउट आपकी भूमिका बहुत ज्यादा है, आपकी भूमिका तोहनी के भूमिका ही खातिर ज्यादा हो ना, तोहनी के काम ज्यादा हो की खातिर तोहनी काम ज्यादा हो, बताओ काहे कि सब जो अपनी घुमंतु लगो, घुमंतु यानी घूमे वाला, एक घूमते घूमते बुंडो में चाय दुकान में बैठ गए, नेताजी मिल गए, एक कप चाय पिया दो, एक बार पिए तो कल धट एक बार ना चाय पिया लेकरा भटवा ना दो, हर सांझे घटाई गेलो, कल से चाहिए पी ले, 2 बार 3 बार पीते पीते दिल में घर बन गेलो कि यार 3-4 बार चवा पिया दले नेतवा में, एगो भटवा दे देंगे, टेक्निक कंफ्यूज पे जाए। सेल तोहनी के जिम्मेवारी, तोहनी के रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो, और इस बार तोहनी के आगू आई के बढ़ चढ़ के हमने खातिर काम करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा बात ना है कि तोहनी के गुस्सा ना लागो, जैसा लड़का सबके गुस्सा लागो तैसा तोहनी के भी गुस्सा लागो, लेकिन तोहनी अपन गुस्सा गलत जगह उतारो नहीं। जैसे हमने के गुस्सा लगा तो नेतवा के खिलाफ हमारी मोर्चा खोल दे, हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देंगे, हमने मसाल जूस लेके रोड में निकल जाइए, हमने धरना दे दिए, बंद कर दिए, लेकिन तोहनी के गुस्सा लागो की करे मालूम हो, तोहनी ढिलवा के फटाई के नोच के चबा के खत्म कर अब तो शुरू कर तो ये ढीला में। हाँ तो जेब तो तोहनी ढीला के ऊपर गुस्सा लागो, ढीला तुमने कहा तो क्या बोलते, ढीला को ढीला ही बोलते हैं। महिला को सबसे ज्यादा गुस्सा ढीला पे लगता है, अगर आप नहीं जानते सुन लीजिए, दीदी लोग को सबसे ज्यादा गुस्सा एक ढीला पे आता है। एकदम ऐसे नोच के तो पहले निकालेगी कि मोजा है कहाँ, ऐसे निकाल के एकदम बीच में रखेगी, एकदम पटक के मार देगी। आज यदि उसके दोनों हाथ बीजी है तो कभी कभी हम देखे दांत से चबा देती है, गलत बोल रहे बताइए। तो दीदी लोग हम चाहते हैं आप अपने गुस्से को ट्रांसफर कीजिए, आप जो गुस्सा ढीला को पटकने में कचटने में दिखाते हैं, वो गुस्सा इस बार ईवीएम की मशीन में उन नेताओं को बदलने में दिखाए। इस बार वोट इसलिए मत कीजिएगा कि वो जो विधायक लड़ रहे हैं वो हमारे मामा के, मौसा के, जेठा के, काका के, गोतनी के, ननन के, सड़वैट के, सरोजिन के, बेटी के, बेटा के, दामाद के पुतहू है। इस बार इसलिए वोट कीजिएगा कि जो आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई, दवाई और कमाई की बात करे, उसके लिए आपको वोट करना है। ये वोट
तीर तलवार से नहीं लड़ सकते हैं, आप लाठी डंडा से भी नहीं लड़ सकते हैं, आप भाला फरसा से नहीं लड़ सकते हैं, आप वोट की चोट से लड़ सकते हैं। आप वोट की चोट सही जगह लगाइए, अगर सही जगह वोट की चोट लगेगी तो प्रखंड में भी गलत करने वाले लोग डर के रहेंगे। गलत नहीं कीजिएगा, जनता ने इस बार तगड़ा नेता चुन के भेजा। तो चलिए इसी बीच आपको एक प्रखंड की भी कहानी सुना देते हैं। गिरिडीह जिला का एक प्रखंड, वहां एक दिन बैठे हैं 2-3 को जेई अधिकारी लोग, सीआई वगैरह, और क्या बोल रहे मालूम है कि सर एक बात आपको क्या लग रहा है, अगर जयराम महतो जीत जाएगा तो क्या हो सकता है, अकेले वो क्या करेगा? तो ये वो क्या बोला पता है अधिकारी कि देखिए सर अकेले सरकार में आए या ना आए, लेकिन ब्लॉक में जो लूट रहे हैं ना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये तो वाट लगा देगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक ब्लॉक के पदाधिकारी उनके बगल में जो बैठे थे वो वाकिफ झारखंडी लोग वहां भी है, वही लोग सुनाया कि ब्लॉक में ये आपका नाम का चर्चा है। क्योंकि वो दिल्ली में क्या करेगा नहीं करेगा हमको नहीं मालूम है सर, लेकिन अगर जयराम महतो जीत गया तो भाई ये तो है कि जन्म प्रमाण पत्र मोटेशन रोटेशन जो करते हैं ना बड़ी ठीक नहीं होगी, तो बंद करना होगा। तो इसलिए आप लीडर ऐसा चुनिए जो मजबूती के साथ जनता के अधिकार के लिए लड़े। आज झारखंड को लड़ाकू लीडर की आवश्यकता है। झारखंड की रिक्वायरमेंट एक बोल्ड लीडर की है। अरे 24 साल से तो लीडर बनी रहे, एमपी एमएलए बने रहे, इस बार बदलाव कीजिए। और हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास रखिए, इस बार झारखंड के दृश्य को बदलने के लिए हम लोग कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और विशेषकर धीरे लोग आपसे कहेंगे, बिल्कुल आपसे कहेंगे, क्योंकि आप मामूली नहीं है, आप दुनिया को बदलने वाले लोग हैं। आप इस सृष्टि के सबसे ताकतवर लोग आप हैं। आपको इस राज्य को भी बदलना होगा, आपको इस राज्य की राजनीति को भी बदलना होगा। इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आप हैं। मजाक लग रहा है? इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आप हैं, मजाक नहीं, हम अच्छा उदाहरण देकर बता रहे हैं। आप एक काम कीजिए, देखो 4 किलो का पत्थर, 2-3 किलो का पत्थर लाइए और देखिए यहाँ वो जिम मास्टर है, विराट नाम है इसका, बड़ी जिम करता है लड़का, बड़ी पाउडर खाता है, पूरा 80-90 किलो का है, इतना मोटा मोटा हाथ है, लड़का है, उसके कमर में बांधे तो 2 किलो का पत्थर। अच्छा पत्थर बांधने के बाद बताइए कितना दिन तक रख पाएगा पत्थर? दीदी लोग